भाई एक तरफ क्या वो ट्रस्ट का लग रहा है, ट्रस्ट की लगा के रख दो, स्टेज पे छोटी जहाँ ट्रस्ट आ रहा है तो ट्रस्ट की लगा दो, स्टेज की दीवार की साइड भी लगा दो। बोलिए धरणीधर भगवान की। चाय नाश्ता सबने कर लिया, एक बार जोर से बोलो धरणीधर भगवान की, धरणीधर भगवान की। आप देखो जरा, जो बेचारा बोलने वाला है ना, उसको तब आनंद आता है कि अगर आप लोग के चेहरे पे भी मुस्कुराहट हो। तो एक बार मुस्कुरा दो, ये बहुत बड़ी औषधि है। मुस्कुराओ तो मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि मैं भी सुबह से आप जैसी बैठी सुन रही हूँ, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम हंसते मुस्कुराते हुए आगे का सफर अपना कटे। नहीं, आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे समाज का आज 32वां अधिवेशन कोटा में आयोजित किया गया। हमारे समाज के सांसद और हमारे बहुत ही मुखर ओजस्वी वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रोडमल जी नागर साहब, और साथ में ही हमारे ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी धाकड़ साहब, यथा नाम तथा गुण, वो सुन नहीं रहे, लेकिन उनके विषय में जो मैं जानती हूँ, जैसे उनका नाम है वैसे ही उनमें गुण है। खुद को खुद से ही तराशना बहुत मुश्किल होता है, तभी आदमी यहाँ तक पहुँचता है। तो ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी और राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय हीरालाल जी नागर साहब, और हमारे समाज के प्रेरणा स्वरूप पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी उमा नारायण जी पटेल साहब, हमारे बहुत ही ओजस्वी और समाज को मार्गदर्शन देने वाले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर कन्हैयालाल जी साहब, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा समंदर भाई पटेल साहब, आदरणीय दादा तुलसीराम जी धाकड़ साहब, और साथ में ही आज हमारे बीच में थोड़ा सा लेट पधारे लेकिन आए हैं जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय मोहन भाई साहब जी धाकड़ साहब, आदरणीय हमारे युवा अध्यक्ष समंदर भाई पटेल, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय भाई, दूसरे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिनेश जी मल्हार साहब, हमारी महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष बहन अनसुईया जी, बहन मध्य प्रदेश से प्रीति जी, और परम सम्मानित मंच। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चौकी पे बैठे हैं वो चौकीदार, और जमीन पे बैठे हुए सभी जमींदारों को हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज जो हमें यहाँ पे समाज का बहुत ही भव्य और दिव्य विराट स्वरूप यहाँ पे देखने को मिला। सर्वप्रथम तो जो कार्यक्रम है उससे मैं कहना चाहूंगी कि कार्यक्रम के हिसाब से मुझे जो सब्जेक्ट दिया है वो मातृशक्ति के ऊपर है, तो मैं अपना जो पूरा विषय है मेरा, मैं उसी पे फोकस करूंगी। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि अभी तक आज तक का जो मेरा कार्यकाल है, 9 वर्ष हो गए या 10 वर्ष हो गए, जो भी टाइम आप मानो, इस पूरे कार्यकाल में ये मैं पूरा अपना बना के लेके आई हूं कि मैं कब कहां गई। मात्र 5 जगह ऐसी थी जिसपे मैं समय अभाव के कारण या किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं नहीं जा पाई, लेकिन जब भी आपने मुझे बुलाया मैं हमेशा हाजिर रही। आपका हुक्म, समाज का हुक्म मेरे सर आंखों पे रहा, किन्हीं भी परेशानियों में रही, लेकिन आपने जब भी मुझे आवाज दी मैं हाजिर रही। मुझे आज भी याद है कि जयपुर में अपने नरेंद्र वकील साहब ने फाग उत्सव रखा था, और उन्होंने बोला कि अध्यक्ष जी कुछ भी हो आपको आना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारा एक कार्यक्रम 12 में था और दूसरे दिन सवेरे ही जयपुर में था। बारिश बहुत भयंकर हो रही थी, ड्राइवर ने मना कर दिया कि भाभी अपन नहीं जा पाएंगे। मैं भोपाल तक गई, मैंने कहा वहां से कोई व्यवस्था हो ट्रेन की
था। जो लोकल ट्रेन होती ना, मैं उस लोकल ट्रेन में बैठ गई और लोकल ट्रेन में आपने देखा ऊपर जो सामान रखने के सरिये वाली वो पट्टियां होती हैं, क्योंकि मैं पूरा दिन 12 में मैंने दिया और रात को मेरे से बैठते नहीं बना, तो मैं पूरी रात उस ट्रेन की जो पट्टी थी उस पे सोते हुए मैं जयपुर पहुंची। लेकिन वहां पहुंचने के बाद में किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपका सफर कैसा था। बात ये थी कि मंजिल बहुत सुखदाई थी। आपने जिस विश्वास के साथ मुझे ये सरताज दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, मैंने पूरी कोशिश की, भरसक प्रयास किया और आज बुलंदता के साथ मैं कहती हूँ कि मैंने उसको पूरी ईमानदारी के साथ में निभाया। आपका मुकुट है, आपने दिया था, आज के बाद आप जो भी सेवा देंगे वो आपको मैंने पूरे ब्याज समेत लौटा दिया। अब बात आती है कि क्या किया। मैं आपको छोटी सी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा राजगढ़ जिला है, राजगढ़ जिला ही क्यों, झालावाड़ और झालावाड़ से कुछ क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का लगा हुआ है और कुछ क्षेत्र हमारे गुना का है, मंदसौर तक भी है। एक बहुत ही बुरी कुप्रथा है नातरा झगड़ा कुप्रथा, जिसमें बाल विवाह और बाल सगाई की जाती है और बाल सगाई या बाल विवाह करने के बाद उस बच्ची को अगर छोड़ दिया, इंटेंशन होता है उसका मानव तस्करी जैसा काम है। लड़के की सगाई भी दूसरी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन जो छोड़ी हुई बच्ची है वो अगर अपने मायके में माता पिता के साथ रहती है, उसका दूसरा विवाह माता पिता नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करना चाहे तो जिसने छोड़ी है वो परिवार लाखों रुपए की डिमांड करता है और वो डिमांड पूरी नहीं करने पे उनके संतरों के पेड़ काट देते हैं, फसल उजाड़ देते हैं, जो पिंडारे होते हैं जिसमें ईंधन रखते हैं उनमें आग लगा देते हैं, इतने नाना प्रकार के नुकसान करते हैं कि कुछ हम कह ही नहीं सकते। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर एक पंचायत बैठती है, पंचायत में भी समाज के जो मुखिया लोग होते हैं उस बच्ची को पता भी नहीं होता वो खाप पंचायत जैसी होती है, कहाँ उसका लेन देन किया जा रहा है, क्योंकि अगर 10 लाख रुपए मांग रहा पहला पति तो वो 10 लाख रुपए या तो माता पिता उसको किसी ऐसी जगह पे देंगे कि जो 10 लाख रुपए पटा दे, अगर वो नहीं पटा पा रहे तो अपनी कुछ जमीन बेचेंगे, किसी भी तरह से करके ऐसे लड़कियों की 2-2, 3-3 जगह उसको बैठाया जाता है। अभी कुछ समय पहले जब मैं 2018 का मैं चुनाव हार गई, उसके बाद में 1 महीने घर रहने के बाद में मैंने ऐसी नातरा झगड़ा से प्रताड़ित बेटियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने पे 1734 लड़कियां आज हमारी लाल चुनर टीम में हैं। उन पूरी लड़कियों को इकट्ठा करने के बाद में मैंने पूरी एक रैली के रूप में धरना दिया कलेक्टेड में कि ये नातरा झगड़ा कुप्रथा बंद करो, क्योंकि हम यहाँ कुरीतियों की भी बात कर रहे थे। ये सफर जब हमारा शुरू हुआ तो मैं आपको आज तक बता दूं, क्योंकि अब इसका इतना भयावह फैल गया है, मैं झालावाड़ तक निपटारे करने के लिए आई हूँ। अच्छा, ये धाकड़, यादव, गुर्जर, SC, ST, SC सभी समाज में है, सिर्फ जनरल कास्ट को छोड़ के। अभी कुछ टाइम से ये हो गया है कि जैसे मेरा नाम लेते हैं और वो घबरा जाते हैं कि वो ये नातरे झगड़े की बात उन तक पहुंच नहीं पाए। हमने एक टोल नंबर दे रखा है कि अगर किसी भी लड़की की बाल सगाई होती है या बाल विवाह की बात होती है या लड़की को छोड़ते हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो। जैसे ही वो कांटेक्ट करते हैं, हम लोग, आपने देखा होगा एक गुलाबी गैंग मूवी थी, जस्ट लाइक गुलाबी गैंग जैसी हमारी लाल चुनर टीम है। हम सब इकट्ठे होके जाते हैं वहां पे। मेरे घर में मात्र 4 गाड़ियां हैं, हम 4 गाड़ियां, आज तक कोई नहीं कह सकता मैंने एक कप किसी की चाय पी। चारों गाड़ियों में सब भर के पूरे डंडे समेत वहां पे जाते हैं और उस लड़की का निपटारा करके आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी 273 लड़कियां जिनका मैंने पुनर्विवाह कराया, वो सिर्फ समाज की नहीं है, समाज की भी है, लेकिन अदर कास्ट की भी बच्चियां हैं, जो 273 बच्ची हैं जिनका हमने पुनर्विवाह कराया और 517 लड़कियों का बिना लेन देन के करोड़ों रुपए समाज का बचाया हमने, उनका छुटकारा करा और अभी भी कई केस मेरे पास में पेंडिंग है। तो ये लाल चुनर टीम है, जो लाल चुनर, लोगों ने पूछा भी कि आपने नाम क्यों रखा, मैंने कहा लाल चुनर माता का की चुनर का प्रतीक है। दूसरा, लाल
कि वो बेटी परेशान होकर खुदकुशी कर लेती है और उस लाल चुनर में ही वो चली जाती है। तो हमने उसका लाल चुनर नाम रखा। जानकारी के लिए बता दूं कि पेपरों में जो न्यूज वो आती है, लेकिन अभी बीबीसी लंदन ने आके पूरा मेरा कवरेज लिया, और बीबीसी लंदन की न्यूज आप सोच सकते हो कि बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज होती है। 3 दिन वो इंतजार करते रहे कि ये महिला आए और हम इससे बात कर पाए। ये हमारा एक सब समाज के लिए जो काम था वो है। और एक दूसरा आपने देखा होगा कि मदर्स डे, फादर डे, डॉटर डे, भले ही वो इंग्लिश के हों, लेकिन दिन निश्चित है। लॉयर डे, इंजीनियर डे, डॉक्टर डे, मैंने कहा ये रोज रोज सभी के दिन है, तो जो बहू है हमारी वो मेरे परिवार की धुरी है, उस बहू के लिए भी स्पेसिफिक कोई ना कोई डे होना चाहिए। जब मैंने पूरा गूगल सर्च कर लिया तो आपको आश्चर्य होगा, उस बहू के लिए कोई दिन नहीं था। तो 1 अक्टूबर को हमारी लाल चुनर का स्थापना दिवस था, और हम बहुत धूमधाम से 1 अक्टूबर को बहुरानी दिवस मनाते हैं। उससे बहुरानी दिवस मनाने से यह है कि आपको बताऊं कि हमने एक टोल नंबर दिया कि ये टोल नंबर में आप जो भी बहुरानी दिवस मनाते हैं हमें फोटो शेयर करें। बार बार वो हैंग हो रहा था, क्योंकि छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान के कई जगहों पे ये बहुरानी दिवस मनाया जाने लगा। तो मेरे लिए सबसे गर्व की बात और खुशी की बात यह है कि बहुओं के लिए, क्योंकि आप सामान दे सकते हो उसको, लेकिन सम्मान कैसे दोगे? आप कहते रोज ही उसका दिन है, मैं मानती हूँ रोज ही उसका दिन है, लेकिन जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, क्या आपको स्पेशल दिन नहीं लगता वो कि आज मेरा जन्मदिन है? तो क्या उस बहू को ये धन्यवाद देने के लिए हमें एहसास नहीं कराना चाहिए? तो हमने एक नई शुरुआत करी बहुरानी दिवस की। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश में ही ये दिन मनाया जाने लगेगा। यदि हम बहुओं का सम्मान करें तो मैं आपसे ईमानदारी से कहती हूँ ये वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहू जब घर में आती है हम उससे बहुत उम्मीदें होती हैं। वो भी अपने माता पिता का घर छोड़ के हमारे घर आ रही। आप अगर उसका सम्मान करोगे तो कहीं आपकी बेटी है, यकीन करो उसकी बेटी को भी वो सम्मान और मान मिलेगा। तो ये हमने एक नई शुरुआत की और लगातार नातरा झगड़ा के लिए लड़ रही हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी आखिरी सांस और खून की आखिरी बूंद भी अगर उन बेटियों के लिए जाए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात रहेगी। मैं समझती हूँ यही मेरा देहदान है। अभी हम लोग महिलाओं को लेके बहुत सारी चर्चाएं हैं, मन भी दुखी होता है। देखो, सबसे पहले तो मुझे दुख इस बात का हुआ कि ये 3 लाइनें थी, इसमें पूरी महिलाएं बैठी हुई थी। 3 लाइन से अब एक आगे वाली लाइन की छोटी सी लाइन के लायक ही वो बची। 50% आबादी महिलाओं की वो प्रतिनिधित्व करने के लिए आई थी। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता था कि उसको पहले सत्र में उनसे उनकी चर्चा कर लेते, वो सुन के जाती, अपनी कुछ वो बात कह के जाती। मेरा निवेदन है कि कभी भी ऐसा मौका आए तो कृपया करके उन जो माताएं बहनें आई हैं, बहुत मुश्किल से निकलती हैं वो घर से, आप समझ सकते हो, जो मंच पे भी बैठे हैं, जो सामने भी बैठे हुए हैं, कि आप लोग अकेले आ जाते हो, माताओं बहनों को लेके नहीं आते। फिर यहाँ खड़े होकर हम बात करते, अरे महिलाएं नहीं आती। अरे भाई, जितने पदाधिकारी अपने घर की ले आओ ना, तो उतने में तो पूरा आधा ये पूरा भर जाएगा, तो आप उनका सहयोग करो ना। अरे एक गाड़ी का टायर है, उसको चलाया जा रहा हो, अगर दूसरा टायर भी फिट कर लोगे तो 33% आरक्षण आ रहा है। भले ही वो एमएलए बने, भले ही वो सांसद बने, भले ही वो सरपंच बने, आपका कितना मान सम्मान होगा बताइए मुझे। यदि प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं कि 33% महिलाओं का लेके आना है, तो हम लोग घर से के महिलाओं को नहीं निकाल पाएंगे। मेरा बस ये थोड़ा सा अनुरोध है आप सब भाइयों से कि मातृशक्ति के लिए आप लोगों से निवेदन है कि जब ऐसे सामाजिक प्रोग्राम में जाते हैं उनको साथ में लेके जरूर जाओ, क्योंकि जब वो साथ में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें सीखने में आती हैं। वो जाके अब उनका जो प्रतिनिधित्व है वो वहां पे घर में बेटियों के साथ भी और लोगों के साथ में भी वो बताएंगी कि वहां गए थे तो क्या हमको सुनने को मिला, कैसे हमें आगे बढ़ना है। अभी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो टिप्स हैं, बहुत अच्छी चीज है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। एक छोटी सी चीज है, एक पिता और पुत्र दोनों थे,
जो पुत्र था उसकी आदत थी कि वो कुछ भी बोल देता पिता को, और पिता दुखी होते रहते, परिवार के लोग दुखी होते। उसके बाद में वो आके बोलता, पिताजी गलती हो गई। पिता ने सोचा ये ऐसे नहीं सुधरने वाला है। पिता ने एक बोर्ड लगाया, उस बोर्ड पे बेटे को कहा कि चलो अब तुम सुधर गए हो, तुम बोल रहे हो सॉरी, एक काम करना, जब तुम्हें गुस्सा आए एक कील जाके इस बोर्ड पे ठोकना। बेटा बोला ठीक है। उसको 4-5 बार गुस्सा आया, वो जाकर बोर्ड पे कील ठोकता। रोज ऐसा हो रहा था। 7वें-8वें दिन ऐसा हुआ कि उसने बोर्ड पे एक भी कील नहीं ठोकी। पिताजी के पास आता है कि पिताजी आप चलो उस बोर्ड को देखो। बोले क्या है? कहते उस पे मैंने एक कील भी नहीं ठोके, आज मुझे गुस्सा नहीं आया। पिताजी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं अच्छा अब ये कील निकालो। वो उस कील को निकलवाते हैं, बट बेटा कील निकाल देता। वो कहते अब ये बताओ कि इस पे जो तुमने कील से जो दाग किया है इसको मिटा सकते हो? बेटा बोला ये कैसे संभव है? बस बात सिर्फ इतनी सी है, बातों की ही बात है। अगर हम किसी को कड़वे वचन बोल देते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि उसके मन पे जो घाव हुआ है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। व्यक्ति उस बात को भूल जाएगा, मान लेगा, लेकिन उस घाव को हम नहीं बदल सकते। तो सबसे प्रथम बात तो यही है कि हम अपना व्यवहार इतना अच्छा रखें, वाणी इतनी अच्छी बोले कि मन का आपा खोए। कब कबीरदास जी, तुलसीदास जी ऐसी बात कह गए थे, हम सिर्फ सुनते ही रहते हैं। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप माता बहनों के साथ में सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है, उनके पास में आज की तारीख तक जो मेरी उम्र की महिलाएं हैं उनके साथ में समस्या ये है कि वो घर पे या तो पति पे डिपेंड है, या पिता पे डिपेंड है, या अपने बेटे पे डिपेंड है। तो सवाल ये उठता है क्योंकि उनके पास आत्मनिर्भरता नहीं है। तो छोटे छोटे काम हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्व सहायता समूह है, इसके जरिए वो माताएं बहनें छोटे छोटे काम अपने शुरू कर सकती हैं। अगर आप यही सोचती रहोगी कि हम बाहर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मैं बताऊं कुछ नहीं कहेंगे, किसी को फुर्सत नहीं है इतना देखने की कि आप क्या कर रही हो। लेकिन ये ध्यान रखो कि जब आप घर से निकलती हो तो आप पूरे परिवार की इज्जत अपने सिर पे लेके निकलती हो। क्योंकि ये लोग जो कुर्ते पजामे पैंट शर्ट पहन के चमचमाते दिखते हैं ना, इसलिए क्योंकि आप सैक्रिफाइस करती हो, आप त्याग करती हो, इसलिए ये लोग ऐसे नजर आते हैं। बिल्कुल पुरुष अर्धांगिनी है हम, लेकिन उनका भी कर्तव्य बनता है कि उनको बराबर का अधिकार दें। बराबर का अधिकार देना जरूरी है, क्योंकि अब जो जमाना आ रहा है 21वीं सदी का, उसमें अगर आप बैलेंस बना के नहीं चलेंगे, गड्ढे में आप डूबेंगे, पत्नी भी जाएगी और बच्चे भी जाएंगे। अगर वो कुछ कमाएगी तो सहयोग वो आप ही का करेगी। भाई साहब कोई जल्दी नहीं है, आप प्लीज बैठ जाओ, अब बोलने का मौका मिला तो मुझे बोलने दो। दूसरा, एक छोटी सी चीज है जो मुझे हमेशा अच्छी लगती, मुझे बोलना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे जिंदगी का, अभी बात कर रहे थे लोग कि अच्छा हुआ आपको तो लंबा टर्नओवर मिल गया काम करने के लिए, आप तो 10 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए। मैंने कहा 10 साल रहने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मेरे बनाने से आपका उद्देश्य पूरा हुआ हो तो मेरे बनने का सार्थकता समझ में आती है कि 10 साल पूरे हुए। अगर मैंने कुछ किया है, सार्थकता उसमें है। जीवन लंबा है या छोटा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बात यह है कि सार्थकता होना चाहिए। इसका मतलब कि आपका अपना विजन क्लियर होना चाहिए। आपका अगर विजन क्लियर है तो स्वाभाविक बात है, जब विजन क्लियर होगा आपका फोकस वहीं जाएगा। जब फोकस वहीं जाएगा, विजन क्लियर होगा, सक्सेस आपके हाथ में होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ठंडे पड़ जाते हैं कि थक गए, पस्त हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, उठो और चलो, नेवर गिव अप, उठ दो और चल दो। क्योंकि जब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लोगे तो यकीन मानो आपकी जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं है। जाने कितने लोग कीड़े मकोड़ों जैसे हमारे जैसे आए और चले गए। क्या स्वामी विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई, देवी अहिल्याबाई, इनका जीवन बहुत कम था लेकिन सार्थक था, जीवन का उद्देश्य था। आज भी हम इनको याद करते हैं कि इनके जीवन का कोई उद्देश्य था। आपने देखा होगा जब धूप से सूरज की किरणें निकलती हैं और एक ग्लास होता है,
मैग्नीफाई ग्लास जिससे हम देखते हैं तो अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, वो मैग्नीफाई ग्लास है। अगर सूरज की किरणों में सूरज निकला हो और नीचे अगर हमने एक पेपर रख दिया और मैग्नीफाई ग्लास लगा देंगे तो आप देखिएगा कि थोड़ी देर बाद में ही वो पेपर में आग लग जाती है। मैंने तो कई बुजुर्गों से सुना वो बीड़ी भी उससे जला लेते थे। तो अगर सूरज की किरणों से उस पेपर में आग लग जाती है तो मतलब फोकस क्लियर था, विजन क्लियर था। अगर उस मैग्नीफाई ग्लास को हम ऐसे हिलाते रहेंगे तो बताइए क्या आग लगेगी? नहीं लगेगी। वैसे ही हमारा फोकस है, अगर हमारा टारगेट सही है, अगर हमने फोकस किया, सक्सेस आपके हाथ में रहेगी। माताओं बहनों से मैं ये कहना चाहती हूँ, आप कब तक इस तरह से बनी रहोगे कि मैं इसकी बहन, मैं इसकी बेटी, मैं उसकी पत्नी, मैं उसकी बहू? अरे हो ना, जो हो वो तो हो, उससे कौन तुम्हें हटा रहा। लेकिन मात्र शक्ति में इतनी ताकत होती, परमात्मा ने उसमें इतनी ताकत दी, उसके कंधों में इतनी ताकत दी है कि वो कई तरह के बोझ बहुत इजीली उठा सकती है। ये परमात्मा ने उसको गॉड गिफ्ट दिया है। वो करना चाहे, जो करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन आपके हौसले आप बुलंद रखो। आप सोचो कि मेरे को क्या करना है, क्या ऐसे ही करते करते हम चले जाएंगे? ये हमारा साथ नहीं दे रहा है, वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मत करने दो। आप अपनी लाइन को साइलेंटली लंबा करो। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं दो। सिर्फ अपना फोकस अपनी लाइन पर रखो कि मुझे मेरा काम करके 2, 3, 4 घंटे जो भी है, मुझे किसी भी तरह से अपने आप को या तो अपने को बिजनेस में डालना, या मेरा कोई शौक है, शौक को भी आप बिजनेस में लेके जा सकते हो, मैं वो करूं। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, हाथ में अगर पूंजी होती है ना, वो पैसा होता है। तो आपने देखा होगा जो टीचर है या डॉक्टर है या नर्स है, जो महिलाएं घर में कमा के लेके आती हैं, नो डाउट उनके घर में वैल्यू होती है। और जो दिन रात हमारे लिए खपती रहती है, लंच बॉक्स टाइम पे बना के दे रही हैं, कपड़े धो के प्रेस के करके रख रही हैं, सारा दिन अपने जीवन और अपना शरीर अगर बिगाड़ लेती है, फिर भी उनको ये कहा जाता है अरे क्या है, कुछ नहीं, हाउसवाइफ है। तेरे काम ही क्या है, सारा दिन रोटियां बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, यही तो काम है। तो क्या आप इसके लिए जन्म लिया आपने? फिजिकली स्ट्रक्चर को मत देखो, आपका स्ट्रक्चर कभी आपके बीच में नहीं आना चाहिए। क्या रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा था तो फिजिकली स्ट्रक्चर बीच में आया था? अहिल्या देवी ने इतना काम करा था, फिजिकली स्ट्रक्चर बीच में आया था? नहीं आया था। चांद तक पहुंच रहे हैं आप देखें तो बॉर्डर पे महिलाएं आज युद्ध लड़ने के लिए तैनात हैं, क्या फिजिकली स्ट्रक्चर उनके बीच में आया? नहीं। आप उस चीज पे ध्यान नहीं दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तो आपसे सिर्फ करबद्ध यही निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपना मिशन तैयार करो, सोचो, आज से ही सोचो मुझे क्या करना है। सोचना मतलब चिंता नहीं करनी है, 10 बीमारियां लग जाएंगी। चिंतन करो कि मैं क्या कर सकती हूँ, खुद को पहचानो, अपनी एबिलिटी को पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं काय के लिए आई हूँ इस पृथ्वी पे, क्या मेरा फर्ज है, मैं और क्या कर सकती हूँ, और परिवार को, मैं समाज को क्या दे सकती हूँ। याद रखना, ये जो पांव आपको खींचते हैं ना, हाथ, कुछ बन जाओगी ना तो यही हाथ जय जयकार करने लगेंगे, ये ऐसे हाथ होते हैं। बस आपसे यही मेरा निवेदन है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दो, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए अपनी तरफ ध्यान दो। आप लोगों ने मुझे इतना सुना और मुझे इतनी देर मौका दिया, मैं मंच की और आप सबके हृदय से आभारी हूँ। आप सबका बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दलित।